हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। परीक्षा में यानी आपकी जो आरबीसी की परीक्षा होती है उसमें इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप से वो पूछे जाते हैं, उनका उत्तर किस प्रकार से करना होता है, उसके बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। अब इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी पदार्थ या द्रव्य जिसको हम मैटर कहते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं जिसको हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ जो होता है उनका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है, वो स्थान घेरते हैं या उनका आयतन होता है, उनका द्रव्यमान होता है, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? पदार्थ के गुणों में परिवर्तन। कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ के गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन होना, पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। इसके बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, उसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे बर्फ, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। बर्फ का रासायनिक सूत्र H2O। ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। उसके बाद में जल, उसका भी रासायनिक सूत्र H2O, द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद में अगला है गैस अवस्था, जिसका भी रासायनिक सूत्र H2O होता है। अब इसमें देखो, सबसे पहले इनकी मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, इनकी परिभाषा क्या है? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन या पदार्थों के वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या भौतिक गुण या अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे रंग, गंध, अवस्था, ये सभी क्या हैं? भौतिक गुण हैं। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग, गंध, अवस्था, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे बर्फ का सूत्र H2O। बर्फ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जब इस बर्फ को क्या करते हैं? ताप देकर गर्म किया जाता है, तो बर्फ है
वो धीरे धीरे किस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है? जल में या द्रव अवस्था में। फिर इस जल को या द्रव अवस्था को और ताप दिया जाता है और गर्म किया जाता है, तो ये लास्ट में किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? गैसीय अवस्था में। इन तीनों परिवर्तन में हम देखते हैं कि केवल पदार्थ या जो जल है उसकी भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, ना कि रासायनिक गुणों में। क्यों? क्योंकि बर्फ़ है उसका सूत्र भी H2O है, जल है उसका सूत्र भी H2O है, और गैस है उसका सूत्र भी क्या है? H2O। इसी प्रकार यदि गैस अवस्था है, इसको संघनित करते हैं, यानी गैस को संघनित करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं, तो गैस किस अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। इसी प्रकार द्रव को और ठंडा किया जाता है तो वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब भौतिक जो परिवर्तन है उनके कुछ अन्य उदाहरण हम लेते हैं। जैसे अन्य उदाहरण, जैसे इसमें सबसे पहला है लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक बनना। फिर एक उदाहरण और देखते हैं, नौसादर का ऊर्ध्वपातन। नौसादर का ऊर्ध्वपातन। शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर का पानी में घुलना। अब पहला देखना इसमें लोहे का चुंबक बनना। जैसे मान लो आपके पास एक चुंबक है, छड़ चुंबक है, उस चुंबक को एक जो लोहे की कील होती है, इस लोहे की कील के ऊपर रगड़ा जाता है, तो कुछ समय पश्चात जो चुंबक से चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबक से चुंबकीय गुण, वो किसके अंदर आ जाते हैं? लोहे की कील के अंदर आ जाते हैं, और जो लोहे की कील है वो चुंबक के भांति व्यवहार करने लग जाती है। इसी प्रकार नौसादर का ऊर्ध्वपातन। तो नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NH4Cl, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म पाया जाता है। अब देखना ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन यानी जब ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होना या हो जाता है, ये गुण कौन सा गुण कहलाता है? ऊर्ध्वपातन गुण कहलाता है। ये जैसे अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन आदि में देखने को मिलता है। फिर अगला आता है शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर का पानी में घुलना भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसे? जैसे एक हमने पात्र लिया, उस पात्र में पानी भर दिया, ऊपर से एक चम्मच शक्कर या जो चीनी है उसके अंदर डाल दी और उसको हमने घोलते चले गए, तो हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात ये जो शक्कर है वो पूर्णतया पानी में घुल जाती है, अर्थात भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है भौतिक गुणों की विशेषताएं या गुणधर्म। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। सबसे पहले आता है भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है।
भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग, गंध व अवस्था। दूसरा आता है इसमें भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, बर्फ, इसको हमने गर्म किया तो ये जल में परिवर्तित होता है। अब इसको गर्म करना बंद कर दें तो ये बर्फ है वो जल में परिवर्तित होना बंद हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है या अगला जो गुण आता है वो आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए घटित होते हैं। और अगला इसका जो गुण आता है वो आता है भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण धर्म देखने को मिलते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज, वे परिवर्तन, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इस परिवर्तन को समझते हैं, जैसे C+O2, ये क्या है? कोयला, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये ठोस और ये गैस अवस्था। तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ जो कोयला है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गुण या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है या करता है। यहाँ पे कोयले और ऑक्सीजन के गुण अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं उस स्थिति में CO2 के जो गुण होते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन से पूर्णतः क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में यह आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किए जा सके। अब उसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक जो परिवर्तन होता है उनके गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण, सबसे पहला आता है रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थों के केवल रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। अगला जो आता है रासायनिक परिवर्तन में
पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई तो CO2 प्राप्त हुआ। अब इस CO2 से कार्बन व ऑक्सीजन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट देखते हैं, वो आता है जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अर्थात एक बार यदि ये घटित हो जाए उसके पश्चात उससे पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। और अगला इसमें जो पॉइंट आता है या इसका गुण आता है वो आता है जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने रासायनिक परिवर्तन, उसकी परिभाषा, उनके कौन कौन से गुण होते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण। सबसे पहला आता है लोहे पर जंग लगना। उसके बाद में दूसरा, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। फिर जैसे हम लिख सकते हैं भोजन का पाचन, लोहे पे जंग लगना। जैसे लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करके, जलवाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग का निर्माण कर लेता है। और ये जो जंग होता है वो लोहे से क्या होता है, पूर्णतया भिन्न होता है। इसी प्रकार जब दूध में खट्टे पदार्थ डाल देते हैं तो कुछ समय के उपरांत दूध से क्या बन जाता है, दही का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार भोजन को खाने के पश्चात उसका पाचन हो जाता है जिससे नए पदार्थ अर्थात ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, जैसे मैंने यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखी C+O2 CO2, ये क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या एक सामान्य रासायनिक समीकरण है। अब सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों को अणुसूत्रों व प्रतीकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। अभिकारकों व उत्पादकों को अणुसूत्रों व प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे C+O2 CO2, यहाँ कार्बन है उसका प्रतीक क्या होता है, C। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक होता है CO2। अब एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं,
एक होता है क्रियाकारक या इसको हम बोलते हैं अभिकारक, और एक होता है उत्पाद या हम इसको लिख सकते हैं क्रियाफल। क्रियाकारक जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब आता है क्रियाकारक किसे कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्रियाकारक कहते हैं। क्रियाकारक जो होता है उनको तीर के निशान, ये जो तीर का निशान दिख रहा है, इस तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है। उसके बाद में आता है उत्पाद, जैसे उत्पाद या क्रियाफल। रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक अभिक्रियाओं के उपरांत प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। इन्हें तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। अब आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें सबसे पहले अभिकारकों को लिखा जाता है। उसके पश्चात तीर का निशान लगाकर उत्पाद को लिखा जाता है। दूसरा जो पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के चरण में, दूसरा जो पॉइंट आता है उसमें आपको लिखना है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाकारक या उत्पाद हो तो, दो या दो से अधिक क्रियाकारक या उत्पाद हो तो इनके मध्य धन चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही क्षय किया जा सकता है। अर्थात एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें संपूर्ण द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है।
अर्थात हिट एंड ट्रायल विधि से किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के चरण में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते समय सर्वप्रथम ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे अन्य परमाणु किसके? अभिकारक व उत्पाद के अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है तो अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को उनके नीचे कोष्टक में, छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L व गैस के लिए G लिखा जाता है। अगला जो पॉइंट आता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद जलीय अवस्था में हो तो उसे लिखते समय कोष्टक में एक्वस लिखा जाता है। फिर आपको अगला पॉइंट इसमें ज़रूर से ध्यान रखना है, उसमें आपको देखना है अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते समय यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाकर अभिक्रिया को लिखा जाता है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाकर अभिक्रिया को लिखा जाता है। अगला आपको पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दाब को व ताप को लिखना हो तो उन्हें तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे वे अभिक्रिया देखते हैं N2+3S2 ये 773 केल्विन ताप पर संपन्न होती है और जो दाब होता है वो 200 वायुमंडलीय दाब होता है। तो किसका निर्माण होता है? NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। इस प्रकार ताप व दाब जो आपको दिया जाए तो उसे तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है।
फिर अगला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी हो तो अभिक्रियाओं को लिखते समय क्रमशः धन व ऋण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एक अभिक्रिया लिखता हूँ N2 प्लस 3H2 2NH3, ये अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए धन का चिन्ह लगाया जाता है। जब ये अभिक्रिया होती है तो उसमें 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया जैसे N2 प्लस O2 2NO, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो उसके लिए ऋणात्मक जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। इस अभिक्रिया में 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा जो है वो क्या होती है? निकलती है। और लास्ट आपको इसमें बात ध्यान रखनी है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया है उसको लिखते हैं तो किसी भी अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया संपन्न हो रही हो तो उत्प्रेरक को रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एथीन है, उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति में होता है? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो किसका निर्माण होता है? एथेन का निर्माण होता है। तो इसको हम यदि हम सूत्र के रूप में लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये किसका सूत्र है? एथीन का। इसका यदि हाइड्रोजनीकरण करते हैं किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है? CH3 एथेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको लिखने के कम से कम 11 चरण हैं। यदि आपको ये याद हैं तो आप किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया हमें दे रखी है, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं। तो इसके लिए हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा था, जो लास्ट में हमने 6 का जो पॉइंट पढ़ा था, उसमें दे रखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सामान्य सी रासायनिक अभिक्रिया लिखता हूँ C3H8, उसके बाद में आगे मैंने लिख दिया O2, ठीक है, और CO2 प्लस H2, तो ये उत्पाद के रूप में बनते हैं। यहाँ C3H8, तो ये क्या है? प्रोपेन, क्या है? प्रोपेन। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिकृत होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। हमने पॉइंट में पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करते हैं तो सबसे पहले H व O को छोड़कर, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर कोई भी अन्य परमाणु हो उसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। कोई भी अन्य परमाणु हो उसको क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। जैसे ये जो अभिक्रिया है इसमें देखना, इधर ये कार्बन के कितने परमाणु हैं? 3। इधर कितने हैं? हाइड्रोजन के 8 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसके परमाणु को संतुलित नहीं करना है,
तो सबसे पहले हमें किसको संतुलित करना है? कार्बन परमाणु को संतुलित करना है। तो अभिकारकों में कार्बन के परमाणु है 3, तो जो उत्पाद है उसमें कार्बन के परमाणु भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। जैसे C3H8 प्लस O2, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 3CO2 प्लस H2। अब उसके पश्चात हमें किस परमाणु को संतुलित करना है? हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करना है। अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 8, और जो उत्पाद है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो 8 हो जाएं? तो इसके लिए हम यहाँ पे कितना रख दें? 4 रख दें। 4 रखते ही हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? 8। इधर भी कितने हैं? 8। तो इस प्रकार हमने हाइड्रोजन के परमाणुओं को भी क्या कर लिया? संतुलित कर लिया। अब लास्ट में क्या बचा? ऑक्सीजन। तो इस साइड में यानी अभिकारकों में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2, और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु 4 तो ये रहे, और 3 दूनी 6, टोटल कितने हो गए? 10। और इस साइड में हमें 10 करने के लिए यहाँ पे हम कितना लगाएं कि ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो जाएं? 10। तो इस प्रकार हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं।